हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हार्डन कंक्रीट के बारे में। हार्डन कंक्रीट क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसको निकालने के लिए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए हार्डन कंक्रीट क्या होता है। यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोज़ देखे होंगे पहले कि जहाँ पर हमने कंक्रीट स्टार्ट किया था, वहाँ हमने शुरू में ही बोला था कि कंक्रीट को हमने क्लासीफाई किया है दो टाइप से, ठीक है। एक होता है फ्रेश कंक्रीट और दूसरा है हार्डन कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट मीन्स जब आपने उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के उसमें वाटर डाला और आपने उसका एक मिक्सचर बनाया तो वो होगा फ्रेश कंक्रीट, जबकि वो प्लास्टिक स्टेट में होता है, ठीक है। बट जब वो हार्ड होके एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम हार्डन कंक्रीट बोलते हैं। फ्रेश कंक्रीट के लिए हमने सारे टेस्ट देख लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब नेक्स्ट में हमारा हार्डन कंक्रीट है। जब फ्रेश कंक्रीट के आपने टेस्ट परफॉर्म कर लिए, जब वो लास्ट में एक सॉलिड स्टेट में पहुंच गया है, सेट होने के बाद हार्ड हो गया है, उसने अपना जो शेप है वो अक्वायर कर लिया है, तो क्या होगा कि जिस भी पर्टिकुलर लोड के लिए आपने उसको डिज़ाइन किया है, सर्विस लोड के लिए, जिस भी इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन के लिए आपने उसको डिज़ाइन किया है उस एलिमेंट को, वो उस लोड को बियर करने के लिए सुटेबल होना चाहिए। ये हमें चेक करना पड़ता है। तो इसके लिए हम अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो टेस्ट देखने से पहले हमें ये देखना है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, जिनके लिए उन प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल मटेरियल है, हर जगह पे यूज़ किया जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। देन उन प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे चेक कर सकते हैं वो भी पता होना चाहिए। देन उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, देन परमेबिलिटी, श्रिंकेज की वगैरह। तो जैसे कि प्रॉपर्टीज़ को कुछ हम लिस्ट आउट करें, तो जैसे स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्या होती है, देन किस किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है, देन उसको अफेक्ट क्या क्या करता है। देन क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट, श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाटर टाइटनेस मतलब इम्परमिएबिलिटी, इसको भी देखेंगे हम। देन रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन, कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ गेन करने का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सर्टेन कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हम लिस्ट आउट करते हैं और इनके लिए हम टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कंक्रीट की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर जो है फेल ना हो। तो जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कंक्रीट हमारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में बहुत स्ट्रांग होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में नहीं होती। इसलिए जब भी कंक्रीट में टेंसाइल लोड आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें स्टील डाल देते हैं, इसीलिए हम रिइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स के ऊपर: पेस्ट स्ट्रेंथ, इंटरफेशियल स्ट्रेंथ, देन एग्रीगेट स्ट्रेंथ। अब पेस्ट स्ट्रेंथ क्या होता है, कंक्रीट में सीमेंट होता है जो कि वाटर के साथ मिक्स होके एक लिब्रिकेंट बनाती है, ठीक है, आपस में सभी इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करके रखती है, ठीक है, और कॉम्पैक्ट करती है, अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट कर देते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा बाइंड होंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी ना, मतलब कॉम्पैक्ट होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, वो ज़्यादा लोड बेयर कर पाएगा। तो इस तरह से तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे पास पेस्ट की स्ट्रेंथ होगी, मतलब सीमेंट और वाटर के जो पेस्ट है उसकी जितनी ज़्यादा बाइंडिंग स्ट्रेंथ होगी, हमारी कंक्रीट की भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। देन इंटरफेशियल बॉन्डिंग मीन्स जब कंक्रीट में हम क्या करते हैं, जो एग्रीगेट और सीमेंट के पेस्ट के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसकी जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ये इंटरफेशियल स्ट्रेंथ होगी, आपस में इनर जो उनकी बॉन्डिंग होगी उस पर डिपेंड करेगी कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग की होगी उतनी ज़्यादा हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी। देन एग्रीगेट स्ट्रेंथ में देखें तो एग्रीगेट एक तरह से इनर्ट मटेरियल होता है कंक्रीट में, ये ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनर्ट मटेरियल कौन सा होता है। तो जो एग्रीगेट्स होते हैं हमारे वो इनर्ट मटेरियल होते हैं, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, इस वजह से उन्हें इनर्ट मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट क्या होते हैं, एग्रीगेट और सीमेंट के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे एग्रीगेट की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, तो यदि हम रफ सरफेस के और एंगुलर एग्रीगेट यदि यूज़ करेंगे तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एग्रीगेट होते हैं कंक्रीट में स्केलेटन का काम करते हैं, ठीक है, बोन्स की तरह होते हैं। तो यदि हम राउंडेड एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो उससे वर्केबिलिटी तो इंक्रीज़ हो जाएगी बट हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनकी जो इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है। एंगुलर एग्रीगेट्स की इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो उनकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन ऐसे फैक्टर्स हो गए जिस पे कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है। बट अब उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को फैक्टर सबसे पहले अफेक्ट करता है वाटर सीमेंट रेशियो। जैसे कि हम हर वीडियो में देखते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। यदि वाटर की क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं तो वर्केबिलिटी इंक्रीज़ होती है, बट
साइमल्टेनियसली क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। जितना भी कम क्वांटिटी में वाटर यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी। बट ये भी ध्यान रखना है कि हमें मिनिमम वाटर जो कि उसकी हाइड्रेशन, सीमेंट की हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है, उससे कम वाटर हमें नहीं डालना है, अदरवाइज़ क्या होगा, वो पूरी स्ट्रेंथ गेन ही नहीं कर पाएगी। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट का जो टाइप, जिस भी टाइप का सीमेंट कंक्रीट में यूज़ किया जा रहा है, उसकी हाइड्रेशन प्रोसेस जो होती है वो सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है। और अमाउंट ऑफ सीमेंट, आप कितने अमाउंट में उसमें सीमेंट मिला रहे हो, क्योंकि सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, सभी इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करके रखता है, तो उसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है उसकी स्ट्रेंथ को। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट में आप सीमेंट मिलाओगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। एंड साथ ही साथ उसका ग्रेड भी आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप का सीमेंट आप यूज़ कर रहे हो, उसको हाइड्रेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो भी डिपेंड करेगा। टाइप्स ऑफ एग्रीगेट। टाइप्स ऑफ एग्रीगेट में देखा कि हमने रफ़ और एंगुलर एग्रीगेट यदि यूज़ करेंगे तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, बाउंडिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, तो वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ठीक है। एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स में हमारे पास देखो, एडमिक्सचर जैसे हमने देखा कि हम उनकी प्रॉपर्टीज़, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं। एडमिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एडमिक्सचर्स से भी पूछे जाते हैं। तो जो केमिकल एडमिक्सचर्स होते हैं वो वाटर सीमेंट रेशियो को, केमिकल एडमिक्सचर्स में प्लास्टिसाइज़र मेनली, जो प्लास्टिसाइज़र होता है वो वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करके उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने का काम करता है, सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे। ठीक है। और जो मिनरल एडमिक्सचर्स हैं वो जब सीमेंट प्रोड्यूस होती है, जब क्लिंकर को हम ग्राइंड करते हैं, तो उस टाइम पे मिनरल एडमिक्सचर्स उसमें मिलाए जाते हैं उसकी स्ट्रेंथ या अदर प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से एडमिक्सचर्स उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। आगे का जो भी एडमिक्सचर का डिटेल होगा, क्लासिफिकेशन वगैरह होगा, वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चंस एडमिक्सचर से पूछ लिए जाते हैं। देन स्क्रीप ऑफ कंक्रीट क्या होती है, तो जो हमारे कंक्रीट के एलिमेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, उन पे जब बहुत टाइम के लिए लोड लगता है, मतलब लोड आप इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो टाइम के साथ, लोड कांस्टेंट है बट टाइम ज़्यादा है। ठीक है। मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए उस पर वो लोड लग रहा है, तो इस तरह से जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सस्टेन लोडिंग उसके ऊपर होती है, तो उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। एकदम से वो डिफॉर्मेशन नहीं बनता है, वो धीरे धीरे आता है, बट कुछ टाइम यदि आप वो लोड हटाओगे तो वो डिफॉर्मेशन क्या होता है कि यदि इलास्टिक डिफॉर्मेशन आया होगा तो वापस से अपना शेप गेन कर लेगा, बट यदि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया होगा तो वो शेप गेन नहीं करेगा। यहाँ पे क्रीप एक तरह से पूरा फेलियर क्राइटेरिया नहीं है कि क्रीप में हमारी कंक्रीट फेल हो गई, बट ऐसा नहीं है। क्रीप को हम कंसिडर करते हैं डिज़ाइन क्राइटेरिया में। ठीक है। जब भी हम कंक्रीट का कोई एलिमेंट डिज़ाइन करते हैं तो हमें क्रीप को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए। सो क्रीप कोफिशिएंट होता है यहाँ पे, तो इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है। क्रीप कोफिशिएंट रेशियो होता है क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन का। ठीक है। इलास्टिक स्ट्रेन कब होती है, जबकि वापस से लोड हटाने के बाद वापस से जब वो अपना ओरिजिनल शेप गेन कर ले, तो वहाँ तक की लिमिट को हम इलास्टिक स्ट्रेन बोलेंगे, बट उससे आगे का जो स्ट्रेन होगा वो हमारा क्रीप स्ट्रेन हो जाएगा। तो एज पे डिपेंड कर रहा है। 7 डेज़ में हमारा क्रीप कोफिशिएंट होता है 7.2, 28 डेज़ में 1.6 और 1 ईयर में 1.1। तो यहाँ टेबल देख के ये बोल सकते हैं, हम कंक्लूजन ले सकते हैं कि विद द एज जैसे जैसे बढ़ती है हमारा क्रीप कोफिशिएंट जो होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कंपलसरी कि एज के साथ क्रीप कोफिशिएंट में क्या चेंज होता है। ठीक है। एंड साथ ही साथ इसके साथ एक रिलेशन में मॉडुलर रेशियो का भी क्वेश्चन आता है कि क्रीप कोफिशिएंट के साथ मॉडुलर रेशियो में क्या चेंज आता है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। श्रिंकेज, तो श्रिंकेज क्या होता है, जब कंक्रीट का वॉल्यूम चेंज होता है, मीन्स जब आपने उसको मोल्ड में डाल दिया तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिक्रीज़ ही होगा, क्योंकि हाइड्रेशन की प्रोसेस में वाटर तो चला जाएगा या फिर एवेपोरेट हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज़ होता है। तो कंक्रीट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या होता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वही श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट में कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को और स्ट्रेंथ को जो है अफेक्ट करता है। तो इन प्रैक्टिस हमें ये क्राइटेरिया जो है इसको कंसिडर करना पड़ता है डिज़ाइन के टाइम पे भी, क्योंकि श्रिंकेज की वजह से, वॉल्यूम चेंज की वजह से क्या होता है, कंक्रीट एलिमेंट्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। उन क्रैक्स की वजह से क्या होता है, बहुत बार स्ट्रक्चरल हो जाता है। ठीक है। तो श्रिंकेज, अलग अलग टाइप के श्रिंकेज होते हैं। एक होता है प्लास्टिक श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज, ऑटोजीनियस श्रिंकेज एंड कार्बोनेशन श्रिंकेज। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि श्रिंकेज की वजह से क्या हो गया, इस तरह से स्ट्रक्चर में हमारे पास क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। इन क्रैक्स की वजह से बहुत बार क्या होता है कि कंक्रीट की सरफेस में क्रैक आ गए हैं, तो वो स्पॉलिंग हो जाती है, मतलब उसकी जो लेयर्स है वो झड़ने लगती हैं, या फिर यदि आपने रिइंफोर्स कंक्रीट बनाया है तो वहाँ पे यदि श्रिंकेज आ जाएगा तो जो हमारा स्टील डला हुआ है उसके अंदर जो बार्स डली हुई है उसमें क्या हो जाएगा,
एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में वो आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसमें कोरोजन की प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर फेलियर हो जाता है श्रिंकेज की वजह से। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे कि हमको पता है कि कंक्रीट एक होमोजीनियस मटेरियल नहीं है। डिज़ाइन पर्पस से हम अज्यूम करते हैं कि वो एक होमोजीनियस मटेरियल है, बट ऐसा नहीं है। तो इस वजह से कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो एक नहीं होती है, 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसकी होती है। यदि स्टील में देखें तो स्टील की सिर्फ एक ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। भी एलिमेंट आपने लिया, उसके एक्सिस के अलोंग यदि आप अपोजिंग फोर्स लगा रहे हो, मतलब टेंसाइल फोर्स उस पर लगा रहे हो, जिसकी टेंडेंसी क्या है कि उसको टेंसाइल स्ट्रेस देना है, तो उस टाइम पे उसमें जो डिफॉर्मेशन आ रहा है या फिर उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब हम डेवलप करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, वो लीनियर बन रहा है या नॉन लीनियर बन रहा है। तो कंक्रीट का जो होता है नॉन लीनियर कर्व बनता है, तो उसी पे हम उसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं, है ना। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की 3 होती हैं। एक होती है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, दूसरी होती है टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन थर्ड वन होती है सीकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको इनिशियल को हम शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 5000 √FC के। ये आरसीसी में डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। देन टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, जिसमें कि क्रीप कोफिशिएंट को भी कंसीडर किया जाता है डिज़ाइन पर्पस में, ठीक है। ये भी हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से कंक्रीट की 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, जो कि हम हमारे डिज़ाइन क्राइटेरिया में पर्पस के हिसाब से उस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कंसीडर करते हैं डिज़ाइन में, ठीक है। देन वाटर टाइटनेस, वाटर टाइटनेस से समझ में ही आ रहा होगा, जैसे कि हम वाटर प्रूफिंग का एक कोर्स करते हैं कि ताकि हमारे स्ट्रक्चर में जो है मॉइस्चर एंटर ना कर पाए, उसी तरह से कंक्रीट के हम अलग अलग जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत बार क्राइटेरिया ये होता है कि या तो आप वाटर स्टोर करने के लिए, लिक्विड स्टोर करने के लिए ही आप बना रहे हो, कोई वाटर टैंक बना रहे हो, ठीक है, या तो आपका जो घर है वो बना रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि रूफ से या सीलिंग से, वॉल्स वगैरह से आप मॉइस्चर रेन अंदर ना आए बिल्डिंग के, ठीक है। क्योंकि जब भी मॉइस्चर एंटर करेगा स्ट्रक्चर में किसी भी एलिमेंट में तो उसकी डिटेरियोरेशन होगा, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, ड्यूरेबिलिटी भी कम होगी, लाइफ भी उसकी कम हो जाएगी। तो इस वजह से हम चाहेंगे कि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना आए। तो वाटर टाइटनेस के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली आप कितना भी हाई ग्रेड का यदि कंक्रीट यूज़ कर रहे हो वो वाटर प्रूफ नहीं होता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम उस कंक्रीट में कुछ वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स उसमें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कंक्रीट है वाटर प्रूफ हो जाता है, एज अ वाटर प्रूफ एक्ट करता है। तो उसमें ना तो वाटर एंटर करता है, ना वो वाटर को अपने अंदर से फ्लो करने देता है। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एलिमेंट डिज़ाइन कर रहे हो। तो एक पिक्चर में हल्का सा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में, जो जैसे अब कैपिलरी एक्शन होती है ना कि वाटर अपराइज कर रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे एक टेस्ट हो कि अपवर्ड डायरेक्शन में किस रेट से उसमें वाटर फ्लो हो रहा है, तो इस टेस्ट में वो देख रहे हैं। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें वाटर किस रेट से फ्लो होता है, और अलग अलग यदि हम वाटर प्रूफिंग मटेरियल यूज़ करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके परमेबिलिटी के रेट में, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन। किस तरह से कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ गेन का क्राइटेरिया होता है वो वर्क करता है। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ एट द एंड जो होती है प्रॉपर्टीज़ हम कैलकुलेट करते हैं कब, 28 डेज़ पे, ठीक है। ये IS कोड जो होता है हमारा IS 456 उसने दिया है कि कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो 28 डेज़ पे हम टेस्ट करते हैं। तो एट द एंड क्या होता है, स्ट्रेंथ एक बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है कि आपने सारी प्रॉपर्टीज़ तो चेक कर ली, बट वो स्ट्रेंथ किस रेट के साथ गेन कर रही है, कब तक हमें हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ के लिए अवेलेबल हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट जो है वो यूज़ के लिए अवेलेबल हो जाएगा, हम उस पर लोड इम्पोज कर पाएंगे। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए सर्टेन कुछ टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसमें एक सिलेंड्रिकल टेस्ट होता है, एक क्यूब टेस्ट होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सारे टेस्ट को पढ़ेंगे, प्रोसेस देखेंगे, देन डिटेल देखेंगे कि क्या होता है वो। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं हम, स्प्लिट स्लेंडर टेस्ट करते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट में भी 2 टाइप के होते हैं, 2 पॉइंट लोड टेस्ट एंड 3 पॉइंट लोडिंग टेस्ट, ठीक है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मतलब क्या कि उसका आप बेंडिंग में टेस्ट कर रहे हो, बेंडिंग में जबकि उसमें टेंशन आएगा तो क्या कैसे कंक्रीट परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रेट का गेन क्या हो रहा है स्ट्रेंथ, तो जैसे एज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे टेबल है, 1 डे में 16% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, 3 डेज़ में 40%, 7 डेज़ में 65%, 14 डेज़ में 19% एंड 28 डेज़ में 99% हो जाता है। तो एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है
कि 7 डेज़ में कंक्रीट कितना परसेंटेज स्ट्रेंथ गेन कर लेगी एज़ कम्पेयर टू 28 डेज़, या फिर रेशियो पूछ लेंगे कि 7 डेज़ और 28 डेज़ के बीच की जो स्ट्रेंथ होगी उनका रेशियो क्या होगा। तो इस तरफ से पूछ लिया जाएगा। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको रेशियोज़ में भी पता होना चाहिए कि किस एज में उसका रेशियो कितना होगा 28 डेज़ के रेफरेंस में। ठीक है, तो इसके बाद आपको यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट रह गया हो, क्वेश्चन रह गया हो, कुछ छूट गया हो, तो वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। आप चैट बॉक्स में अपने सारे क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू।